प्यारे बच्चों, dear students, here you all are welcome on this very beautiful channel Just Neat. Unacademy का ये चैनल Just Neat जो है, it is a fresh channel, a very beautiful channel, जो चैनल बनाया ही इसलिए गया है कि डॉक्टर्स बनाए जा सकें। देखो, इस चैनल में Just Neat लिखा है, Just Neat इसका नाम है। नाम जो है ना, वो उसके काम के अनुरूप है। यहां पे हम सिर्फ नीट की बात करेंगे, सिर्फ नीट की बात ही नहीं करेंगे, नीट का टारगेट भी अचीव करेंगे। कोई और एग्जाम हमारे फोकस में नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम हमारे लिए है, वो है नीट का एग्जाम। और उस नीट को क्रैक करने के लिए, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए इस चैनल पे देयर विल बी नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड। हम इस चैनल पे, मैंने जैसा कहा कि नाम ही जस्ट नीट है, तो जस्ट नीट का बात करने का मतलब है किसी और एग्जाम को फोकस नहीं करना। हमने ना जेई मेंस की बात करनी है, ना जेई एडवांस की बात करनी है, ना केवीपीवाई की बात करनी है, ना किसी इंटरनेशनल ओलंपियाड की बात करनी है। एक ही एक लक्ष्य है हमारा, जस्ट नीट। तो चलिए आज के टॉपिक को समझें कि आज टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम, उस टॉपिक का नाम क्या है। तो ये एक ऐसी बिगनिंग करेंगे हम इस टॉपिक से जिससे हमारा सपना डॉक्टर बनने का साकार हो जाएगा। इस टॉपिक का नाम समझ लेते हैं। ये है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हुआ? एक चार्ज है, वो मूव कर रहा है, और जिस जगह पे मूव कर रहा है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, या उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। यहां पे हम ये जानना चाहते हैं इस चार्ज पार्टिकल पे ये फील्ड क्या इफेक्ट डालेगी, इस चार्ज पार्टिकल का क्या होगा जब ये फील्ड में आ जाएगा, ये फील्ड में आकर के किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, फील्ड इसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी, किस तरह से प्रभावित करेगी, वो हम जानना चाहते हैं। तो इसको हमारा समझना मेन ऑब्जेक्टिव है। अब उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। वैसे तो बहुत से लोग आप में से मुझे जानते होंगे। आई एम डॉक्टर निश्चल खन्ना, और आपको पहली लाइन में क्लियरली दिख रहा है कि मेरा 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने 40,000 बच्चों को मेंटर किया, पढ़ाया है। ये 40,000 की गिनती जो है ना, वो सिर्फ मेडिकल एस्पायरेंट्स की है। मैंने कहा इस चैनल पे बात ही नहीं करनी किसी और एग्जाम की, तो ये गिनती भी उन बच्चों की है जो मेडिकल एस्पायरेंट्स थे। यानी कि 40,000 मैंने मेडिकल एस्पायरेंट्स पढ़ाए। दूसरे एग्जाम के तो और होंगे, इससे बड़ी गिनती भी हो सकते हैं वो, लेकिन 40,000 मेडिकल एस्पायरेंट्स थे जिनको मैंने अब तक मेंटर किया, और 4,000 डॉक्टर बन गए उसमें से। डॉक्टर का मतलब ऐसा नहीं है BAMS हो गए, डेंटल सर्जन हो गए, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। प्योर डॉक्टर, MBBS, ठीक है ना। 40,000 बच्चों को मेंटर किया, उसमें से 4,000 बच्चे प्योर डॉक्टर। और अब जस्ट नीट पे है, तो यहां तो सिर्फ फोकस ही नीट पे करना है, और उम्मीद करते हैं इस 4,000 की गिनती को, इस 4 डिजिट की 4,000 वाली गिनती को दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ा करके हम बहुत जल्दी 5 डिजिट की गिनती बना देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें मिलके काम करना है भाई। इस टारगेट हमारा है इसे 5 डिजिट की गिनती बनाना है। और उसके लिए देखो भाई, ये चैनल सबसे अच्छा है। मैंने कहा यहाँ आपके सपने पूरे होंगे, सपने साकार होंगे। योर ड्रीम्स विल बी रियलाइज्ड, यू विल बिकम अ डॉक्टर। आपकी ड्रीम डॉक्टर बनने की, आपका सपना डॉक्टर बनने का, वो यहां पूरा हो जाएगा। जो आपको यहां मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अनलिमिटेड नॉलेज, बेस्ट टीचर्स, इंडिया के बेस्ट मेंटर्स, वो सब आपको यहां मिलेंगे। ठीक है, अब कैसे मिलेंगे, हम कैसे पहुंचे इस चैनल पे? तो देखो, हमें इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले अनअकैडमी की जो ऐप है, ट्रेंडिंग ऐप है, उसका नाम है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस ऐप को डाउनलोड करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा यह है कि उस ऐप को हमने डाउनलोड करना है। बहुतों ने, आप लोगों ने डाउनलोड की होगी, बहुत अच्छी बात है, आप समझदार हो। और जिन्होंने नहीं डाउनलोड की है वो अब समझदारी दिखाओ, तुरंत डाउनलोड कर लो इसे और इंस्टॉल कर लो। आप जैसे ही इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे तो आपके 2 स्टेप पूरे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में आप प्लस पे चले जाइए, इसमें प्लस को सिलेक्ट कर लीजिए। प्लस को सिलेक्ट करने के बाद चौथा स्टेप आएगा, उसमें आप नीट सिलेक्ट कर लीजिए,
और नीड सिलेक्ट करने के बाद आपको 5वें स्टेप में सब्सक्रिप्शन लेनी है। सब्सक्रिप्शन यानी कि आप कितने महीने का कोर्स लेना चाहते हैं। बहुत से इसमें ऑल्टरनेट्स हैं आपके पास। आप चाहें तो 1 महीने का ले सकते हैं, आप चाहें तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 6 महीने का ले सकते हैं, 12 महीने का ले सकते हैं, पूरे 2 साल 2 इयर्स का ले सकते हैं। एडवाइजेबल होगा, बेनिफिशियल होगा कि अगर हम 12 मंथ्स या 24 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं। देखो मॉनेटरी फायदा तो है ही, साथ ही क्या है, बहुत बड़ा फायदा है अनलिमिटेड नॉलेज का। इंडिया के बेस्ट मेंटर से गाइडेंस लेने का। तो अब भाई 12 मंथ का और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, पर लेना किसे चाहिए? ये उसे लेना चाहिए जिसने जब अपना एग्जाम देना है नीट का, तो उस एग्जाम में कम से कम उसके पास 6 महीने की प्रिपरेशन का टाइम है। यानी कि 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा टाइम है आपके पास, तो आप इन दो में से किसी एक को ले लें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी बिगनिंग होगी जिसमें सफलता हमारी है। तो बिना टाइम गवाए, बिना देर किए आप इसे करें। एक बेनिफिट और है, वो क्या है, यहां पे ये आपको एक कोड दिख रहा है, डॉक्टर खन्ना, ये आपके टीचर का यानी कि मेरा कोड है। अगर आप इस कोड के थ्रू सब्सक्राइब करोगे तो एक और बेनिफिट मिलेगा आपको, वो है 10% डिस्काउंट। आप जो भी सब्सक्रिप्शन लोगे उस पर 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड दिस इज द बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट। इससे बेटर डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल नहीं है। यार ये 10% उतना मैटर नहीं करता जितना आपका फ्यूचर मैटर करता है। डोंट थिंक अबाउट दैट, ठीक है ना। हमारे लिए हमारा फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो 10%। हमारा डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे। हमने ये तो समझ लिया कि भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या इफेक्ट डालती है, ये हमें समझना है। तो देखो, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्ट ने बड़े ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले, और उन कंक्लूजन्स को हमारे सामने एक फॉर्मूले के फॉर्म में रख दिया। कहा जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है ना, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ये वाला, F वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब ये समझते हैं इसमें टर्म क्या क्या है। F तो हमें समझ में आ गया, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, ये है मैग्नेटिक फोर्स। अब वेक्टर में लिखा है तो इतने तो आप समझदार हो ही कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएंगे इस फोर्स के हमें। और ये क्या चीज है हमारे पास, Q, ये चार्ज है, दिस इज चार्ज। जो पार्टिकल हमने कंसिडर किया है उस पर कितना चार्ज है, वो चार्ज है ये। और V जो है वेक्टर के फॉर्म में, ये V वेक्टर जो है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस फील्ड में, ये वाली उसकी वेलोसिटी है। और B जो है एज अ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो इसमें जो चीजें लिखी हैं वो वेक्टर के फॉर्म में लिखी हैं। इसका मतलब है कि अगर मान लो हमारे को V जो है एज अ वेक्टर दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें V कहा गया है 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप। अब देखो वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाइड हो गए। इसी तरह हमसे B के लिए कहा गया मैग्नेटिक फील्ड, ये भी वेक्टर की तरह दे दिया हमारे को। ये हमारे को बता दिया गया सपोज 1 टेस्ला J कैप। अब अगर हमारे को फोर्स निकालनी है तो हमें चार्ज पार्टिकल का पता होना चाहिए कि वो चार्ज कितना है। चलो चार्ज भी लिख लेते हैं, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्टिल चार्ज का नेचर है जिसे हम पॉजिटिव या नेगेटिव से डिनोट करते हैं। सपोज चार्ज जो है हमारा वो है +2 माइक्रोकूलम का, दैट इज 2 × 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज है। देखो जब सब कुछ वेक्टर में मिला और हमें फोर्स भी वेक्टर में निकालनी है, हमने निकालना क्या है इसकी मदद से, फोर्स वाला वेक्टर निकालना है। तो जब आप Q की वैल्यू यानी कि चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमेशा ध्यान रखोगे सब्स्टिट्यूटेड विथ साइन, सब्स्टिट्यूट विथ साइन, यानी कि उसके नेचर का आपको भूल नहीं जाना। उसके नेचर को साइन में आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। एक बार प्लस वाले का प्लस नहीं लगाया तो भी चलेगा, क्योंकि कोई साइन नहीं लगाया
तो वो ऑटोमेटिकली प्लस कंसिडर हो जाएगा, लेकिन माइनस वाले का जरूर लगाना। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, मैंने यहाँ पॉजिटिव लिखा है, तो भूल मत जाना उस नेगेटिव के साइन को आपने जरूर कंपल्सरली लेना ही लेना है कंसिडरेशन में, तभी आपको फोर्स की सही डायरेक्शन मिलेगी। अगर आप उस साइन को भूल गए तो गलत हो जाएगा, और बच्चे अक्सर ऐसी गलती कर देते हैं। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे चार्ज का साइन लेना है। चलो, अब ये तो समझ में आ गया कि चार्ज का साइन लेना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एक बार अब चाहे तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है। तो हम आगे देखते हैं कि इस मैग्नेटिक फोर्स से अब हमारे को इस फॉर्मूले से क्या मालूम चलता है। देखो, अब जो फोर्स वेक्टर है उसका वो कॉन्सिक्वेंस है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का। जब दो वेक्टर्स की हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उनसे जो हमें वेक्टर मिलता है वो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है उन दोनों वेक्टर्स के। इसका मतलब है यहां पे जो फोर्स वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर के। कौन से दोनों वेक्टर को? v वेक्टर दैट इज वेलोसिटी वेक्टर एंड कैपिटल B, बॉम्बे वाला B वेक्टर जो कि क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो जिस प्लेन में प्रेजेंट है ये दोनों वेक्टर्स, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, F वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन which contains velocity vector and the magnetic field vector। ठीक है, मतलब समझ लो क्या है। अगर मान लो कि ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर को, और ये एरो इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को। अब ये दोनों वेक्टर तो इस स्क्रीन के प्लेन में हो गए। अगर कॉपी में बनाओगे तो कॉपी के पेज के प्लेन में हो गए। तो इसका मतलब अगर आपने कॉपी में ड्रॉ किया है तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आएगा उस कॉपी के पेज के परपेंडिकुलर होगा। यहां पे मैंने इस स्क्रीन पे ड्रॉ किया है तो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर। अब क्वेश्चन आ गया कि भाई अगर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर की स्टिल दो डायरेक्शंस है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड की परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे जरूर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी देर में। अभी जो फॉर्मूला हमारे सामने है उससे हम कुछ कंक्लूजन्स निकालने की बात कर लें। देखो, अब हमें मालूम चल गया है कि जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, v वेक्टर के। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के। ये कैसे मालूम चल गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर के परपेंडिकुलर है? तो देखो, हम जानते हैं कि ds वेक्टर क्या होता है। यहां पे लिख के देखते हैं ds वेक्टर क्या होता है। ds वेक्टर जो है वो होता है v वेक्टर इंटू dt वेक्टर, और ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, वो भी पॉजिटिव। dt हमेशा पॉजिटिव। दिस इज चेंज इन टाइम, दैट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इसमें क्या होगा, टाइम हमेशा बढ़ता ही रहता है, तो dt पॉजिटिव है। तो इसकी डायरेक्शन तो वही हो गई जो वेलोसिटी की है। अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है और फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है। ये मालूम चलते ही हमें एक और चीज मालूम चल गई कि ये जो वर्क डन करेगी मैग्नेटिक फोर्स, स्मॉल वर्क डन dw, ds डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब वर्क डन dw पहले से हम जानते हैं कि वो होता है F वेक्टर डॉट ds वेक्टर, लेकिन ds वेक्टर तो मालूम चल गया है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फोर्स है। इसका मतलब ये फोर्स वर्क डन नहीं कर सकती। दिस फोर्स कैन नॉट डू वर्क। इसका किया हुआ वर्क डन जीरो होगा। ये मैग्नेटिक फोर्स किसी तरह का कोई वर्क नहीं कर पाएगी। अगर वर्क नहीं करेगी, देखो छोटा वर्क डन जीरो, ऐसे सारे छोटे जीरो ऐड करोगे, छोटे वर्क डन वाले जीरो ऐड करोगे तो टोटल वर्क डन भी जीरो आएगा। तो एक चीज तो अपने दिमाग में सेट कर लो कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। अब मैग्नेटिक फोर्स ही अकेली फोर्स है यहां, तो मैग्नेटिक फोर्स ने जो वर्क डन किया है दैट इज द टोटल वर्क डन, दैट इज सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, क्योंकि यहां तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही है। और जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होता है, सम ऑफ द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका मतलब है यहां पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की चेंज नहीं करेगी।
अब काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज करेगी तो इससे क्या कंक्लूजन मिल गया हमारे को? इससे हमें मालूम चल गया कि पार्टिकल की स्पीड, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कांस्टेंट है, हाफ हम तो वैसे ही कांस्टेंट रहने वाला है, हाफ कांस्टेंट ही है, मास पार्टिकल का वैसे ही कांस्टेंट रहने वाला है, तो v² कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर कांस्टेंट, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है जिसका मतलब कांस्टेंट, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। तो ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज नहीं करेगी। अब आ जाते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था। भाई जो मैग्नेटिक फोर्स है ये तो समझ में आ गया कि जिस प्लेन में बी वेक्टर प्रेजेंट है और वेलोसिटी वेक्टर प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर जिस प्लेन में प्रेजेंट है इसे उसके परपेंडिकुलर होना है। पर हर प्लेन के लिए दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है, एक प्लेन के अंदर जाने वाली, एक प्लेन से बाहर आने वाली। तो ये किसमें होगा ये हमें समझना है। तो इसके लिए क्या है, कुछ लॉज है हमारे पास, उसमें से दो लॉज है यहां पे हैं हमारे सामने, लेकिन इन दो के अतिरिक्त एक और बताऊंगा आपको, और वो सबसे मैजिकल है, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, एकदम मैजिकल फैक्ट है। उसको देखते ही आप बिना गलती के तुरंत बता दोगे कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन पता होगी। लेकिन उससे पहले इन दो लॉज को समझ लें। सबसे पहला जो है ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। तो ये हाथ कौन सा है, इट इज लेफ्ट हैंड। ये हाथ हमारे पास कौन सा हाथ है, दिस इज लेफ्ट हैंड। ध्यान रखेंगे ये कौन सा हाथ है, ऐसा ना हो कि हम लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड यूज कर लें। इसमें थंब जो है वो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फोर्स की, और जो फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की, और जो मिडिल फिंगर है वो इंडिकेट करेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन को। किसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू की वेलोसिटी। अब अगर आपने कहा प्लस क्यू नहीं हुआ तो थोड़ी देर के लिए उसके माइनस का साइन भूल जाना, प्लस मानते हुए डायरेक्शन निकाल लेना। लेकिन डायरेक्शन निकालने के बाद तुरंत याद कर लेना कि वो माइनस का था, वो चार्ज माइनस था, अब मत भूलना। तो जो डायरेक्शन निकाली होगी उसके ऑपोजिट में ले लेना। इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ और उस पर मैग्नेटिक फोर्स आपने ईस्ट में निकाली है, यही उसकी जगह नेगेटिव चार्ज होता विद अदर पैरामीटर्स, यानी कि बी वेक्टर और वी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर सेम रहते, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती, ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती। पॉजिटिव चार्ज पे अगर ईस्ट में है तो नेगेटिव चार्ज में वेस्ट में, पॉजिटिव में अगर साउथ में है तो नेगेटिव चार्ज सेम फील्ड सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट आ जाएगी। अब दूसरा ये क्या है, ये राइट हैंड रूल है, राइट हैंड पाम रूल। इसमें देखो क्या है, जो आपका थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन देता है, और ये चारों फिंगर्स जो हैं थंब को छोड़ करके जो चार फिंगर्स हैं वो पॉइंट करती हैं जिस डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और ये पाम जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा होता है, जैसे इस वक्त मेरी तरफ फेस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस स्क्रीन से मेरी तरफ डायरेक्टेड है। तो इस पाम को किधर फेस कराना है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर देखो मान लो ये वाली वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास और आप ये आर्म यूज कर रहे हो, तो आपकी फोर फिंगर्स जो है, चारों फिंगर्स, उनकी पॉइंटिंग इधर होनी चाहिए। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ डायरेक्टेड है, तो आपका राइट हैंड का पाम जो है उसे ऊपर फोर्स फेस करते हुए होना चाहिए, यानी कि पाम की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। और फिंगर्स तो आप जो है वेलोसिटी के अलोंग अलाइन करोगे। हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज अपवर्ड फेसिंग होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इससे निकाल लेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अब देखो मैंने कहा था ये लॉज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें लगाओगे, हाथ उठाओगे, चलाओगे, फिर रिजल्ट निकालोगे। मैंने कहा तो देखते ही मालूम चल जाना चाहिए कि भाई कौन सी डायरेक्शन है। तो अब वो भी नियम सुन लो। मैजिकल लॉ क्या है, जादुई, कि जिससे हमें देखते ही मालूम चल जाए। देखो जब हमने फॉर्मूला लिखा तो हमने फॉर्मूला लिखा F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। अगर हमें V क्रॉस B की डायरेक्शन मिल जाए तो उसके बाद हमारे लिए बहुत आसान होगा फोर्स की डायरेक्शन कंक्लूड करना।
ये क्रॉस का साइन है। इस क्रॉस के लेफ्ट में जो ये वेक्टर आ रहा है इसे समझो ये फर्स्ट वेक्टर है, और ये क्रॉस के राइट में जो वेक्टर आ रहा है इसे समझो ये सेकंड वेक्टर है। आपने मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के एरो ड्रॉ कर लिया, यानी कि उनकी डायरेक्शन मार्क कर ली। अब आप फर्स्ट वेक्टर की लाइन पे आ जाओ, यहां पे आ गया मैं। यहां से अब आपको चलना है किस तरफ? यहां से आप एंगल ट्रेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये एंगल ट्रेस किया मैंने ऐसे। अब अगर ये एंगल ट्रेसिंग एंटी क्लॉकवाइज है, जैसा कि इस फिगर में है, क्या है? ये एंगल ट्रेसिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज आती है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी प्लेन के। यानी कि अभी जो फिगर बना है उससे स्क्रीन से मेरी तरफ डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फोर्स की, आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई। आउटवर्ड डायरेक्शन को मार्क करें अगर हम, तो आउटवर्ड डायरेक्शन समझ लो ये हो गई हमारे पास, ये इस तरह से मार्क हो गया, ठीक है। अगर यही क्लॉकवाइज आ जाए, एक फिगर बना लेते हैं जिसमें यही एंगल ट्रेसिंग हमारी क्लॉकवाइज की हो जाए। मान लो वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है। ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव होगा तो हम जो डायरेक्शन निकालेंगे उसके ऑपोजिट बोल देंगे, तो हम पॉजिटिव चार्ज मानते हुए बात कर रहे हैं अभी। ये जितना भी बताया एंटी क्लॉकवाइज होने पे प्लेन के आउटवर्ड होगा, क्लॉकवाइज होने पे प्लेन में इनवर्ड होगा। दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज। और आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आउटवर्ड निकाला और आपके पास चार्ज नेगेटिव दिया तो समझ लेना इनवर्ड है। अब मैंने फिर पहले वेक्टर से यानी कि वेलोसिटी वेक्टर से बी तक का एंगल ट्रेस आउट किया। ये एंगल क्लॉकवाइज सेंस में ट्रेस हो गया, क्लॉकवाइज सेंस का एंगल। और क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है। ये साइन है इंडिकेट करने के। ये जो डॉट लगाया है हमने, ये इंडिकेट कर रहा है कि फील्ड मेरी तरफ डायरेक्टेड है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। और ये क्रॉस क्या है? फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है। देखो एक्चुअली में क्या है, हमें डायरेक्शन बनानी होती है तो हम एरो बना देते हैं इस तरह से। अगर आप थोड़ी देर के लिए बो एंड एरो वाले एरो को कंसिडर करो, तो पहले जो एरो होते थे ना, उनके आगे का हिस्सा तो पॉइंटेड होता था, एकदम टिप जैसा होता था, वो पॉइंट बना हुआ है। ये आगे का पॉइंट बना हुआ है। मुझे पॉइंट दिखाई दे रहा है एरो का, जैसे ये टिप है इसका, तो मुझे सिर्फ ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, पीछे की चीज मेरे लिए छुप गई है। ये पॉइंट दिख रहा है तो मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो फील्ड इधर है। और क्रॉस क्या होता है? जो ये एरो होता है उसे बो की थ्रेड में फिक्स करने के लिए उसके पीछे कट लगा होता है इस तरह से क्रॉस के फॉर्म में। तो वही क्रॉस जो है इंडिकेट कर रहा है। अब वो क्रॉस मुझे दिख रहा है, एरो की टिप नहीं दिख रही है क्योंकि एरो मेरे से अवे जा रहा है। मुझे यहां का क्रॉस दिख रहा है, ये टिप नहीं दिख रही है, ये छुप गया मेरे लिए। सिर्फ वो इस स्क्रीन के प्लेन में ये वाला क्रॉस आ गया है। तो ये हमारे को क्रॉस जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द इनवर्ड प्लेन इनवर्ड है। और ये वाला साइन जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जिस प्लेन में फिगर बना होगा उसके परपेंडिकुलर इनवर्ड आउटवर्ड हो गया। अब अगर हमने डायरेक्शन समझ ली अच्छी तरह से, तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि भाई हमें डायरेक्शन की क्लैरिटी हुई कि नहीं। देखो इस नीट में एक लाइन है, लर्न एंड इवैल्यूएट। लर्न एंड इवैल्यूएट, लर्निंग हमने कर ली, हमने समझ लिया भाई मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमें आया या नहीं आया। तो उसके लिए हम पहुंच गए हैं इस क्वेश्चन पे कि हम अपने इस कंसेप्ट को इवैल्यूएट कर लें कि ये कंसेप्ट हमारे को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एट अ प्लेस देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जो एरो में मार्क्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स आपको फाइंड आउट करनी है वेक्टर के रूप में, एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज प्लस क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो वेस्ट का एरो इधर लगा है लेफ्ट की तरफ, ईस्ट का एरो राइट की तरफ लगा है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। तो ये वाला एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन। नॉर्थ क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि स्क्रीन के अंदर की तरफ, इधर नॉर्थ और साउथ बाहर की तरफ हो गया, मेरी तरफ साउथ डायरेक्शन है।
तो सारी डायरेक्शंस हमारे को फिगर में दे दी गई हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तुरंत मैंने फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर के लिए एंगल ट्रेस आउट किया। जैसे ही एंगल ट्रेस आउट किया तो मुझे मालूम चला कि ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब आउटवर्ड वाला सिलेक्ट करना है, आउटवर्ड सिलेक्ट करना है तो साउथ हो गया। इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स साउथ डायरेक्शन में हो गई। अगर यहीं पे मेरे को इस चार्ज की जगह लिख देता कि माइनस क्यू चार्ज है, तब मैं क्या करता? मैंने प्लस क्यू के लिए निकाला था साउथ, ये वाली डायरेक्शन किसके लिए थी? प्लस क्यू होता चार्ज। तब इसके ऑपोजिट चले जाओ साउथ के नॉर्थ, ये वाली डायरेक्शन आ जाती अगर चार्ज माइनस क्यू होता। वेलोसिटी सेम वेस्ट टू ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड सेम तरीके से वर्टिकली अपवर्ड। तो अब हमने अपने को इवेल्युएट भी कर लिया कि भाई हमारे को क्लियर हो गया कंसेप्ट, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसका मतलब आर कंसेप्ट इज वेरी क्लियर रिगार्डिंग द conclusion of the direction of the magnetic force on a charged particle moving in magnetic field। अब भाई इतना आ गया तो दिल मांगे मोर, कुछ और भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या है। बिल्कुल एक और इवैल्यूएशन, सेकंड स्टेप का इवैल्यूएशन। फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, तेरा एक प्रोटॉन है, वो मूव कर रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग। अब देखो जेड एक्सिस डॉट लगा के बनाया गया है, इसका मतलब जेड एक्सिस आउटवर्ड है, स्क्रीन के मेरी तरफ डायरेक्टेड है आउटवर्ड, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको दिख रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मार्क्ड भी है और लिखी भी हुई है आपके पास कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। अब आपसे कह रहा है कि भाई बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगी। अब क्या करें, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वेलोसिटी कैसे मार्क करें? वो तो जेड में, और जेड तो पॉजिटिव जेड तो बोर्ड के प्लेन के बाहर निकल रहा है, वहां कैसे वेलोसिटी मार्क करें ताकि क्लॉक वाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सके? तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। देखो एक्स एक्सिस को तो ऐसे ही रहने दो, जैसे आपके पास एक्स एक्सिस है उसको ऐसे ही रहने दो, इसको नहीं हिलाना है। एक्स एक्सिस को आपने, एक्स एक्सिस आपकी जैसे है आपने वैसे ही रखनी है, और वाई एक्सिस ऐसे है तो आप इस चीज को घुमाओ वाई को। लेकिन जब वाई घूमेगा तो देखो जेड ऐसे था, एक्चुअली में जब ये घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, z ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव y अंदर चला जाएगा और z ऊपर चला जाएगा, x अपनी जगह रहेगा। x को मैं नहीं घुमा रहा, x के अबाउट इन्हें घुमा दे रहा हूं, तो y इनवर्ट जाएगा और z जो है वो अपवर्ड हो जाएगा। तो इस चीज का देखते हैं क्या किया। ये देखो हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया, हमने जो y अपवर्ड दिया था उसको घुमा देना है, और उसको जो है हमने पीछे से ही देखते हैं यहां से, तो यहां पे फिगर बना लेते हैं अपने लिए। अब हमारे पास क्या हुआ, जब हमने थोड़ी सी रोटेशन कर दी तो हमारे पास z ऊपर आ गया, z ऊपर आ गया, x अपनी जगह पे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, और जो हमारे पास y था प्लस वाला वो अंदर चला गया, ये क्रॉस लगा दिया और y लिख दिया, मतलब y अंदर चला गया। अब देखो मैं मार्क करने की पोजीशन में हो गया इसी प्लेन में, स्क्रीन की प्लेन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन। फील्ड एक्स में थी तो फील्ड मार्क्ड हो गई इस तरह से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कहा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेक कर लो भाई, वेलोसिटी किधर दी थी, तो कहा था वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, तो वेलोसिटी इधर डायरेक्टेड हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब दोनों मार्क हो गए तो v क्रॉस b में फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर के लिए मूव करे इस तरह से, तो ये आए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हम मूव कर गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट, ये वाली डायरेक्शन हो गई। और ये वाली डायरेक्शन किसकी है, ये वाली डायरेक्शन तो y एक्सिस की है, इसका मतलब है ये फोर्स जो है वो y डायरेक्शन में हो गई हमारे पास, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लो क्या करना है हमारे को, कि अगर हमारा फिगर ऐसा आ जाए, इंफॉर्मेशन ऐसी आ जाए जिसमें वेलोसिटी वेक्टर उस प्लेन में नहीं है जिसमें हम काम कर रहे हैं, यानी कि हमारी कॉपी के प्लेन में नहीं है, तो हमें क्या करना है, उस वेलोसिटी वेक्टर को, फिगर को सुटेबली मॉडिफाई करके उस कॉपी के प्लेन में ले आना है, जैसे हमने यहां पे किया, कॉपी के प्लेन में ले आया। हमने कैसे किया, हमने कहा एक्स एक्सिस को उसकी पोजीशन में रहने दो, और जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, वाई ऐसे कर देता हूं, ये वाई और जेड, ठीक है ना। थंब मेरा जो है वो जेड में था, घुमाया इसे, ये वाई जो था फिंगर, ये वाई वाली ये अंदर चली गई और जेड ऊपर आ गया, तो यही मैंने जेड ऊपर बना लिया और यही वाई जो है
प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड मार्क कर दिया है। जैसा ऐसा मार्क किया तो मैं बी की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों इसी प्लेन में मार्क कर पाया, और ये मार्क होते ही हमारे को मालूम चल गया कि हमारे को किस तरह से जो है फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर का एंगल ट्रेस कराना है और किस तरह से डायरेक्शन कंक्लूड कर लेनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा इवैल्यूएशन 2 क्वेश्चन के बाद अच्छा हो चुका है, हमें ये क्लियरिटी हो चुकी है कि ये जो है इधर की तरफ प्रेजेंट है। अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जो हमने बातें समझी हैं उनको समझ लीजिए कि क्या है। हमें पहला फैक्ट मालूम चल चुका है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। देखो छोटा सा ही वर्क डन 0 है, तो यानी कि पूरे लूप में घूम के आओगे तो भी वर्क डन 0 है, काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो गई। ये हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था कि ये फोर्स जो है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होती है, और इसी बात से हमने कंक्लूजन निकाल लिया था कि इसका वर्क डन 0 होता है, और वर्क डन 0 होता है तो इससे कंक्लूजन निकाल लिया था कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की चेंज नहीं करेगी, वो यहां लिख दिया हमने। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या चेंज कर सकती है? सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। इट कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब वो हर क्वांटिटी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन डिपेंडेंट है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मोमेंटम चेंज होगा, ऑब्वियसली फोर्स है तो मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूसली तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी, क्योंकि वो भी किसी ना किसी तरह से वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। चेंज इन वेलोसिटी एज अ वेक्टर अपॉन टाइम टेकन होता है, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मालूम चल गए कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, इसका वर्क डन 0 होता है, जिसका मतलब है कि ये काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की चेंज नहीं कर सकती है। तो ये अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की नहीं चेंज कर सकती तो ये पार्टिकल की स्पीड नहीं चेंज कर सकती। वेलोसिटी चेंज कर सकती है, स्पीड नहीं चेंज कर सकती, और अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही और वेलोसिटी चेंज हो रही तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो सकता। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये चीज फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। तो दिस फोर्स विल चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब हमें कुछ क्लियरिटी हो चुकी है इस फोर्स के बारे में, तो चलिए दिल मांगे मोर, जैसा कि मैंने कहा अब इतना मालूम चल गया तो कुछ और भी सोचते हैं। कहा लोकस कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इसका पाथ कैसा होगा, उस पाथ की शेप कैसी होगी, किस तरह से मूव करेगा ये पार्टिकल, किस शेप में मूव करेगा। भाई प्रोजेक्टाइल होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, सर्कुलर होगा, इलिप्टिकल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा वो पाथ, वो जानना है हमारे को। तो हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिससे हम कंक्लूड कर सकें अगर ऐसा होगा तो ऐसी शेप और अगर ऐसा होगा तो ऐसी शेप, वो कंक्लूजन निकालने के उसमें आते हैं हम। तो सबसे पहला केस लिया हमने जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वी वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे हम थीटा से डिनोट करेंगे, वो या तो 0 है या पाई है, यानी कि 0 डिग्री या 180 डिग्री में से कोई है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से डिनोटेड होगी, ये फील्ड इस तरह से डायरेक्टेड हो गई हमारे पास, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर चार्ज पार्टिकल ये है, दिस इज द चार्ज पार्टिकल, तो इस चार्ज पार्टिकल पे की वेलोसिटी अगर इधर है तो अब देख लो वी वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन के हो गए, तो ये फिगर 0 डिग्री वाला है, यहां पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है। और अगर फिर से हम ड्रॉ कर लें, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस तरह से है हमारे पास, ये एरोज जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहे हैं, और जो वेलोसिटी वेक्टर है चार्ज पार्टिकल का वो इधर डायरेक्टेड है, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। तो आपकी से क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू पाई या 180 डिग्री हो गया। अब हम अपने फॉर्मूले पे गए कि जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो हमें मालूम चला कि इस फॉर्मूले में अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को लिखें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा Q, V का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। थीटा हमें क्लियर है, इट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। देखो यहां पे आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो यहां पे आप साइन नहीं यूज करोगे चार्ज पार्टिकल, यू आर नॉट फाइंडिंग द डायरेक्शन,
आप फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे हो, ना कि फोर्स एज अ वेक्टर। जब वेक्टर निकालना था तो आपको कहा था आपको साइन सब्सटीट्यूट करना है। अब यहां पे डू नॉट सब्सटीट्यूट साइन, डू नॉट सब्सटीट्यूट साइन। इस चार्ज पार्टिकल का साइन मत सब्सटीट्यूट कीजिएगा। इसका मतलब है बेसिकली बोला जाए तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए चार्ज की मॉड वैल्यू प्लेस करनी है बिना साइन के, वेलोसिटी वेक्टर की मॉड वैल्यू प्लेस करनी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की मॉड वैल्यू प्लेस करनी है और साइन थीटा प्लेस करना है। ठीक है, अब जीरो हुआ थीटा तो भी साइन 0 0 होता है, साइन 0 डिग्री इज 0। और अगर 180 डिग्री हुआ तो साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो 0, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब है इस केस में तो फोर्स ही 0 हो गई, इस केस में फोर्स हमारे पास 0 है। अब जब फोर्स ही नहीं लगेगी तो न्यूटन का पहला लॉ है, अगर कोई पार्टिकल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। और यहां तो हम एक ही फोर्स की बात कर रहे हैं और कोई फोर्स तो है ही नहीं, मैग्नेटिक फोर्स, और वो भी 0 हो गई। तो इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो ये चार्ज पार्टिकल उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। अब वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब लोकस विल बी स्ट्रेट लाइन। इन दिस केस लोकस कैसा हो जाएगा? लोकस हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन जो है पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इस केस में ये लाइन इस तरह से हो गई हमारे पास, आप देख रहे हो ऐसे ट्रेस आउट होगी, और इस केस में भी ये लाइन हो गई हमारे पास वेलोसिटी की, तो ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हमारे को मिलेगा। ठीक है, तो पहला केस हमें समझ में आ गया कि अगर चार्ज पार्टिकल जो है उसके पास वेलोसिटी है और वो मूव करता है कि सच दैट उसके वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है या फिर 180 डिग्री होता है, ऐसे केस में उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर 0 होगी। और मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी और कोई फोर्स नहीं है तो नेट फोर्स ही 0 हो गई। तो नेट फोर्स 0 है तो ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली इट्स लोकस विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये तो केस है ही, जब थीटा 0 है और 180 है तब तो फोर्स 0 हो ही रही है। फोर्स के 0 होने के कुछ और भी हैं कि फोर्स कब कब 0 होगी, कैसे मालूम चलेगा कि मैग्नेटिक फोर्स 0 है? व्हेन F इक्वल्स टू 0 देन हो सकता है Q 0, ये मे भी है, कंपलसरी नहीं है, हो सकता है कि शायद कारण ये हो कि मे बी Q इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर Q 0 रख दिया जाए यहाँ पे तो आप देखो ये रिजल्ट आपके पास 0 हो जाएगा, तो फोर्स 0 हो जाएगी। और हो सकता है कि V ही 0 हो, पार्टिकल रुका हुआ हो एट रेस्ट, ये भी मे बी है, कंपल्शन नहीं है कि फोर्स 0 है तो हो सकता है Q 0 हो सकता है स्पीड ही 0 हो, पार्टिकल रुका हुआ हो, या फिर ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, फील्ड ही नहीं प्रेजेंट है, तो काहे की मैग्नेटिक फोर्स जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये भी मे बी है। पॉसिबल रीजंस देख रहे हैं जिसमें फोर्स 0 हो सकती है। और एक तो हमें मालूम है कि थीटा जो है वो हमारे पास या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तो भी हो सकता है, ये भी मे बी है। इनमें से कोई भी कारण, एटलीस्ट एक कारण होगा तो मैग्नेटिक फोर्स 0 रहेगी। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल विल बी 0 if either, या मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0 ऑन अ मूविंग पार्टिकल either the particle is neutral, that means the charge on the particle is 0। दूसरी थिंग, either the particle is at rest, मूविंग नहीं है, वो रुका हुआ है, या फिर जिस जगह पे वो मूव कर रहा है वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रेजेंट है, या फिर ये तीनों पैरामीटर्स तो हैं, चार्ज भी उसका 0 नहीं है, वेलोसिटी भी 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 नहीं है, लेकिन
वो मूव ऐसे कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में या तो एंगल 0 डिग्री का है या 180 डिग्री का है, तो ऐसे केस में आपके लिए उस चार्ज पार्टिकल का लोकस स्ट्रेट लाइन होगा और मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हमें लोकस का कंक्लूजन मिल गया। अब आ जाते हैं सेकंड केस पे कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है कुछ इस तरह से कि उसका वेलोसिटी वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का π/2 है। अगर एंगल 90 डिग्री का है तो हमने देखा था फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था F इक्वल्स टू Q, सॉरी Q के ऊपर वेक्टर नहीं रहेगा, देयर विल बी नो वेक्टर ऑन Q, तो इसको हटा देते हैं वेक्टर के साइन को, या इसको कट कर लेते हैं, अगली लाइन में लिखते हैं, छोड़ो इसे। F वेक्टर के लिए हमने पढ़ा Q V क्रॉस B। अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखें हम तो ये होता था Q V B sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और अब हमारे इस केस में ये थीटा कितना हो चुका है, दिस थीटा इज π/2। इसका मतलब साइन थीटा मैक्सिमम हो गया, साइन थीटा मैक्सिमम हो गया, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये साइन थीटा 1 हो गया, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हो गई QVB, जहां पे Q चार्ज का मैग्नीट्यूड है, पीछे हमने डिस्कस किया, V वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, V मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। ये तीनों पैरामीटर्स कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल पैरामीटर था थीटा, वो हमने 90 डिग्री का लेकर के कहा है कि जब 90 डिग्री वाला केस आ जाए तो क्या होगा, तो साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स होगी। अब चार्ज पार्टिकल सबसे पहली चीज तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा उस समय चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। बाकी थीटा की कोई भी वैल्यू हो, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड से वो मैग्नीट्यूड छोटा ही होगा। For any other value of theta, the magnitude of the magnetic force will be smaller than this force because this is the maximum force. चार्ज पार्टिकल अभी मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ठीक है, मैक्सिमम फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, पर हमारा टारगेट तो लोकस है, तो कहा भाई कैसा होगा पाथ। तो अब पाथ के लिए समझते हैं कि इसका पाथ कैसा होगा। अब फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, कुछ इस तरह का पाथ होगा। आप देख रहे हो ब्लू क्रॉस से आपको मैग्नेटिक फील्ड शो की गई है, प्लेन के इनवर्ड है। जब पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर इस ग्रीन एरो से शोन है, और उस पे फोर्स वेक्टर ऐसे लग रही है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, दिस एंगल अगेन 90 डिग्री। ये वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास और ये फोर्स वाला है हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पे है चार्ज पार्टिकल, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर, ये पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है। तो आप हर जगह देख रहे हो कि ये पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, तो ये चार्ज पार्टिकल जो पाथ अब फॉलो करेगा वो सर्कुलर होगा, यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसका लोकस जो है वो एक सर्कुलर पाथ हो गया हमारे पास। और अब इस फिगर से हमें क्लियरिटी है कि यही फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स वही सेंटर की तरफ लग रही है, तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स है। इसका मतलब है इस केस में मैग्नेटिक फोर्स, जो कि हम समझ चुके हैं कि QVB होती है, वो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव कर रही है, वही प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला तो हम पहले से जानते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है mv²/r होती है, जहां पे m उस चार्ज पार्टिकल का मास है, r जिस पाथ में वो मूव कर रही है उसकी रेडियस है, यानी कि इस सर्कल की रेडियस जो है, ये वाली लाइन आपके पास, दिस इज r रेडियस है। अब यहां से अगर हम देखें तो हम रेडियस निकाल सकते हैं इस बात की। ये रेडियस हमें मिल जाती है, ये एक v और ये एक v कैंसिल हो गया, रेडियस हम लेफ्ट में ले गए, QB इधर डिनोमिनेटर में ले गए, तो रेडियस हमें मिल गई mv/QB, ये रेडियस है।
आप देख रहे हो m कांस्टेंट है, चार पार्टिकल हमारे पास जो भी ले लिया, अगर हमने अल्फा पार्टिकल ले लिया तो उसका मास कांस्टेंट है, उसका चार्ज कांस्टेंट है, जिस फील्ड को लिया हमने वो फील्ड कांस्टेंट है। हम इस चार्ज पार्टिकल को अगर परपेंडिकुलर टू द फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं अलग अलग वेलोसिटी से, तो उसकी रेडियस अलग अलग होगी। वेलोसिटी जितनी बड़ी होती जाएगी, स्पीड जितनी ज़्यादा होती जाएगी, पर ये ध्यान रखना केस हमारा यही है कि v वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री को मेंटेन करते हुए जैसे जैसे हम स्पीड बड़ी करते जाएंगे रेडियस बड़ी होती जाएगी, क्योंकि रेडियस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, ज़्यादा स्पीड से थ्रो करोगे तो ज़्यादा बड़ी रेडियस, अगर ये स्पीड बढ़ा दी जाए यहाँ से तो यही सर्कल पहले से बड़ा हो जाएगा, इस तरह का सर्कल हो जाएगा हमारे पास, तो एक लार्जर सर्कल में मूव करेगा। ओके, अब देखा, अरे mv ये तो कुछ जाना जाना सा है, जाना पहचाना है, अच्छा मोमेंटम है, तो कोई बात नहीं, हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू बी, जहां पे ये p क्या चीज है, मोमेंटम है, मोमेंटम। ठीक है, तो अब चार्ज पार्टिकल की रेडियस तो हमें मिल गई। अब कहा चार्ज पार्टिकल को सर्कुलेट करने में, पूरा एक राउंड लगाने में जो टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। वो टाइम पीरियड कितना होगा, सपोज हम उसे कैपिटल टी से डिनोट करें तो कैपिटल टी कितना होगा, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना है, स्पीड तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस कवर 2 पाई आर के बराबर है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दें, तो 2 पाई आर अपॉन स्पीड v कर दिया, और r की जो वैल्यू यहां पे निकाली थी ये mv बाई क्यू वी, वो सब्सटीट्यूट कर दें, तो 2 पाई बाय v तो हमने एज इट इज लिख दिया, r की जगह r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी mv बाई क्यू बी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये वाला v और ये वाला v कैंसिल हो गया, तो ये आया 2 पाई m बाय क्यू बी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट समझ में आया हमारे को। वो क्या फैक्ट समझ में आया, 2 पाई एक कांस्टेंट, चार्ज जो हमने ले लिया उसका मास कांस्टेंट, चार्ज जो हमने लिया उसका चार्ज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट। तो ये जिन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो मास है, क्यू है, बी है, लेकिन ये वी के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा। यानी कि आप सेम चार्ज पार्टिकल ले लो, उसे अलग अलग स्पीड से प्रोजेक्ट करो, रेडियस तो कम ज्यादा हो सकती है, ज्यादा स्पीड तो बड़ी रेडियस, कम स्पीड तो छोटी रेडियस, लेकिन टाइम पीरियड सर्कल कंप्लीट करने का वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। आप कितनी भी स्पीड से परपेंडिकुलर टू द फील्ड पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका चार्ज पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उस सर्कुलर पाथ की रेडियस तो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर उस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने का जो टाइम है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है चार्ज पार्टिकल का इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो इंडिपेंडेंट है उसकी स्पीड के। स्पीड ही नहीं, रेडियस पे भी नहीं डिपेंड कर रहा, बड़े रेडियस में मूव करे, छोटे रेडियस में मूव करे, टाइम तो उसको वही लगना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एज वेल एज रेडियस। इसका मतलब है अगर आप वेलोसिटी और रेडियस का रेशियो निकालेंगे, स्पीड और रेडियस का रेशियो निकालेंगे, तो वो जरूर कांस्टेंट आता होगा। वो आप चाहो तो यहां से देख भी सकते हो, किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के लिए इन अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड, v अपॉन r या r अपॉन v कर देता हूं, r अपॉन v, r अपॉन v, इसी फॉर्मूले से, r वाले फॉर्मूले से बना रहा हूं, इस v को इधर ले आए तो ये m अपॉन क्यू बी है, m अपॉन क्यू बी। ठीक है, अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उनके मास अलग हो सकते हैं, उनके चार्ज अलग हो सकते हैं, तो r अपॉन v की वैल्यू कोई रेशियो आ सकता है। लेकिन अगर एक ही चार्ज पार्टिकल है आपके पास, आप कहते हो कि उसकी स्पीड में कम ज्यादा करूंगा, अब चार्ज पार्टिकल एक ही है, सपोज अल्फा पार्टिकल, तो उसका मास फिक्स हो गया, उसका चार्ज फिक्स हो गया, और आप उसे एक पर्टिकुलर गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज 2 टेस्ला की फील्ड है, प्रोजेक्ट करते हो विद सर्टेन वेलोसिटी जो कि उसके परपेंडिकुलर है फील्ड के। तो ऐसे केस में उस चार्ज पार्टिकल ने जो सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया उसकी रेडियस, और जो चार्ज पार्टिकल को जिस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया था, इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। आप ज्यादा स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे तो उसी प्रोपोर्शन में रेडियस बड़ी हो जाएगी, ये रेशियो हमेशा वही फिक्स रह जाएगा हमारे पास। हाँ, अगर आप 2 अलग अलग चार्जेस ले लेते हो, 2 अलग अलग पार्टिकल्स ले लेते हो और उनको सेम फील्ड में प्रोजेक्ट करते हो, तो उनकी रेडियस अलग अलग हो सकती है। एक स्पीड से भी प्रोजेक्ट करोगे तो भी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उनके मास अलग हो सकते हैं, उनके चार्जेस अलग हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, इनको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया है,
सेम स्पीड से मान लो, तो क्या होगा, इनकी रेडियस अलग आएगी, ठीक है। इनका v/r या r/v भी अलग अलग आएगा दोनों का। चलो टाइम पीरियड मिल गया, तो कहा ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा क्या होता है, टोटल एंगल कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और टाइम पीरियड तो हम निकाल ही चुके हैं, तो ये हो गया 2 पाई। टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे को पता है, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई m/qb था, टाइम पीरियड डिनोमिनेटर में, तो उसका रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 पाई qb अपॉन 2 पाई m आ गया। टू पाई तो कैंसिल हो गया, qb अपॉन m आ गया, तो ओमेगा हमारे को qb/m मिल गया। अब ओमेगा मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया, एक बार फिर से दिल ने कहा मोर, तो वो मोर, भाई मोर पीकॉक वाला मोर नहीं है, ये दूसरा वाला मोर है। फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। अब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तो निकाला ही था, रेसिप्रोकेट ही तो करना है, ये तो बड़ा आसान सा काम है। काश नीट में सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए। मत मनाओ बच्चों, मत मनाओ ऐसा, सभी 720 में से 720 लाओगे, किसको सीट मिलेगी? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई गलत थोड़ी करेगा। नंबर ज्यादा आने से थोड़ी एमबीबीएस की सीट मिलेगी। एमबीबीएस की सीट मिलेगी जब पेपर डिफिकल्ट आएगा और आपने पढ़ाई की होगी। तो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो आपसे अलग हो जाएंगे, और जिन्होंने पढ़ाई की है आपके साथ वो आपसे compete करेंगे। जिसने ज्यादा मेहनत की है, जिसने ज्यादा अच्छे से पढ़ा है, जिसको ज्यादा अच्छी गाइडेंस मिली है, टीचर का भी रोल है, मुझे ना भूलो, ठीक है ना। अन अकेडमी को मत भूलो, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छी गाइडेंस, अच्छी टीचिंग मिलेगी, आप अच्छा करोगे, ठीक है ना। टीचर का बहुत बड़ा रोल है। क्या होता है टीचर का रोल? आप लाने वाले थे 10,000 रैंक अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, खुद की मेहनत से। आपको एक अच्छी टीम मिल गई पढ़ाने के लिए, ठीक है। आप खुद से पढ़ते, एक खराब टीम से पढ़ते, उतनी अच्छी टीम से ना पढ़ते तो आपकी 10,000 रैंक आती। लेकिन अब आपको एक बहुत बढ़िया टीम मिल गई, ज़ूलॉजी बॉटनी के एकदम फर्स्ट क्लास टीचर, जैसे कि आपके इस जस्ट नीट चैनल पे है। केमिस्ट्री के सुपर टीचर, वो भी आपके इसी चैनल पे हैं। फिजिक्स के तो 2 टीचर अब आपके पास इसी चैनल पे, बायो के भी यानी 2 हैं, ठीक है ना। तो वो भी दोनों अच्छे टीचर आपके पास हैं, ठीक। तो क्या होगा, ये टीचर मिल करके, अगर एक टीचर होता तो शायद वो 1 0 हटाता। ये टीचर मिलेंगे और आप अपनी पूरी मेहनत डालोगे तो ये 2 0 आखिरी के हटने वाले हैं, 100 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये एक अच्छे टीचर का, एक अच्छे प्लेटफॉर्म का फायदा है। तो याद रखना भाई, सब्सक्राइब कर लेना। इस फायदे को लेना चाहते हो, आपका फ्यूचर है, तो प्लीज सब्सक्राइब। ओके, अब हमारे को देखो सारे फॉर्मूले मिल चुके हैं। हमने निकाल लिया आर का फॉर्मूला। निकालने का तरीका भी ये था कि मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट सर्व्स एज सेंट्रीपेटल फोर्स। ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा से हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, टाइम पीरियड का कंक्लूजन निकाल लिया, वो टाइम पीरियड का कंक्लूजन ये आ गया हमारे पास। फिर हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या करके, फिर टाइम पीरियड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फ्रीक्वेंसी निकाल दी। ये सब हमने अलग से भी निकाल करके देख लिया है। तो ये हमने जो पढ़ाई की, ये आज के लिए हमने कर लिया है अपना टॉपिक, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से क्विकली बात करते हैं। हमने एक इंट्रोडक्शन लिया आज, ठीक है ना। इस चैनल पे आज मान लो मैंने एक इंट्रोडक्शन लिया अपना, क्योंकि मेरी इस चैनल की फर्स्ट क्लास है। चैनल पे फर्स्ट क्लास है, वैसे टीचर पुराना हूँ, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है ना। और बहुत ढेर सारे डॉक्टर इंजीनियर बनाए हैं, मैंने आपको बताया इंजीनियर बनाने की गिनती उससे ज्यादा है जो डॉक्टर की है। लेकिन छोड़ो, जस्ट नीट, ठीक है ना। जब भी डाइवर्ट हो मेरी तरह, कि मेरी इच्छा कर रही है कि मैं बता दूं कि मैंने क्या रैंक दी है, क्या किया, लेकिन नहीं बताऊंगा। आप भी अपने को कंट्रोल करें, जब इच्छा करे कि भाई कुछ खेल लें, कुछ पढ़ लें, पढ़ाई ना, मतलब पढ़ लें तो पढ़ ही लेना भाई, कुछ और कर लें, थोड़ी देर फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं भाई, तो उस चीज को इसी तरह से कैंसिल कर देना जैसे मैंने कैंसिल किया है। अपना फ्यूचर बना लेना, ठीक है ना। मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलने वाला, ठीक है। मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा। तो अगर इच्छा मारनी पड़े, मरने का मतलब ये नहीं कि भाई सुसाइड करना है, मरने का मतलब ये है कि आप अपनी इच्छाओं मारो। आप जो है, आपका मन कर रहा है तो उस चीज को थोड़े समय के लिए त्याग दो। वैसे तो आपको ये अन अकेडमी का चैनल ये भी बहुत बेनिफिट देता है कि आप बाद में भी देख सकते हो, आप अपने घर से भी देख सकते हो, आप कहीं चले गए तो वहां भी समय निकाल करके देख सकते हो। वो रेगुलर क्लासरूम में नहीं हो पाता,
ठीक है, तो अब हमने जो आज की चीजें पढ़ी उसको हम समझ लें कि हमें ये समझ में आ गया कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने समझ लिया, F इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इससे हमें समझ में आ गया कि ये फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी वेक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। फिर इससे कंक्लूजन निकल आया कि ये डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होती है, तो वर्क डन नहीं कर सकती, वर्क डन नहीं कर सकती तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज कर सकती। फिर हमने इसकी डायरेक्शन निकालना भी सीखा लॉज के साथ भी, और एक मैजिकल गोल्डन रूल भी किया जिसमें सिर्फ ये देखना है कि V से B तक का एंगल ट्रेस करे, तो वो हमने क्लॉकवाइज किया कि एंटी क्लॉकवाइज किया, और उसके बेसिस पे हमें तुरंत 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 डायरेक्शन मिल जाती है मैग्नेटिक फोर्स की। तो ये जो हमने पढ़ाई की है इसको आप अच्छी तरह से अपनी मेमोरी में रखोगे, अच्छे तरह से करके आओगे इसे तैयारी। अगली क्लास में हम इसके आगे प्रोसीड कर जाएंगे। और देखो ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। पूरा मैग्नेटिज्म हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम उसे लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कुछ भी होगा वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर डालेंगे, ठीक है ना। और फिर बोल रहा हूं आपको, देखो एपीजे ने कहा है सपना वो नहीं होता जो आप बंद आंखों से देखते हो, सपना वो होता है जो आप खुली आंखों से देखते हो और जो आपकी आंखें बंद नहीं होने देता, आपको सोने नहीं देता, ठीक है ना। मतलब आप पूरी मेहनत करते हो, अगर आपने वाकई में डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो फिर आप सब कुछ भूल जाओगे, नींद भी भूल जाओगे और उस सपने के लिए मेहनत करोगे। और मैंने कहा ये वो प्लेटफॉर्म है जहां सपना साकार होगा आपका, योर ड्रीम विल बी रियलाइज्ड। तो सी यू वेरी सून, स्टे सेफ एंड हैप्पी, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, फॉर टुडे दिस मच ओनली।